समाधान के लिए वहां पर अपनी ऐसे प्रतिवेदन देते थे और सुझाव देते थे। उस निमित्त कुछ कार्रवाई भी करते थे, ऐसे मैंने कहीं देखा कि आपका वीडियो में चल रहा था कि आपने भी बताया था कि हम भी अपना ऐसो वहाँ गांव का पंचायत का हम लोग करते हैं, तो लिपिबद्ध करते हैं। लेकिन यह अभी तक नजर में नहीं आया कि उस संदर्भ विषय पर आपने कुछ करने के लिए क्या किया। आपका यह ठीक है कि आप रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, पलायन को रोकने के लिए सब अभियान चला रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर आपने बहुत जगहों पर घूम रहे हैं। तत्काल जैसे कि आपके आने के पहले पांडे जी ने चर्चा किया था कि बलथर में के खून केस का मामला आ गया, तो आपने उस गांव को गोद ले लिया। दर्जनों लोग उसमें एक्यूज हुए थे, 1200 लोग हुए थे और आपने उनको है तत्काल राहत दिया था। यह आपकी प्रशंसनीय गतिविधि रही है, लेकिन यह भी गतिविधि आपकी होनी चाहिए कि आपने अगर लौरिया में गए हैं, मठिया में गए हैं, तुमकरिया में गए हैं, तो वहां की भी स्थानीय समस्याएं हैं। आप इतना तो जरूर कर सकते हैं कि अपने और नहीं तो अपने जिले के प्रतिनिधियों को, प्रखंड के प्रतिनिधियों को वह समस्या सुपुर्द करे कि भाई मेरा यह समस्या मैंने डायरेक्ट किया है, इसके लिए कलेक्टर को दो, एसडीओ को दो, बीडीओ को दो। नहीं तुमसे होता है तो मैं भी कुछ करूं। तो आपने अगर संदर्भ में कुछ किया है तो बताएंगे। दो सवाल और हम लोग ले सकते हैं अगर है। ठीक है, और भी कोई सवाल है आपके मन में तो हाथ उठा दें। मेरा नाम इंजीनियर धीरज तिवारी है और मैं जन स्वराज का सिपाही हूँ। आज इस जिले के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप आज जाइएगा तो प्रशांत जी से यह बात जरूर रखिएगा कि आज सरकार जो है छोटे छोटे ठेकेदारों को खत्म कर रही है। जो भाजपा सरकार है जो पूंजीपतियों को आगे बढ़ाती है, वही सिस्टम आज ठेकेदारी में आ गई है। पहले ठेकेदारी अगर 1 करोड़ का होता था तो वो उसका अलग अलग से टेंडर होता था। आज ग्लोबल टेंडर हो गया है। सरकार क्या कर रही है, छोटे छोटे टेंडरों को एक जगह कर दे रही है, जो जिससे वो क्या 8-10 करोड़ का हो जा रहा है। और उसमें क्या है, वो पटना से मैनेज हो जाता है, बड़े बड़े लोग करते हैं, छोटे छोटे लोगों को बेरोजगार हो चुके हैं जो ठेकेदार वर्ग के हैं। तो उनका कहना था कि क्या आपकी सरकार आएगी तो ये ग्लोबल टेंडर जो हो रहा है, सरकार जो ग्लोबल करा करके सेट कर दे रही है, इससे निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप यह क्वेश्चन प्रशांत किशोर जी से जरूर पूछिएगा हम लोग की तरफ से। तो मैं ये आपके सामने रखा, आप इस पे भी 2 लाइन। और भी कोई सवाल है? अमन यहाँ दीजिए। मेरा नाम कौशल सिंह है और मैं बेतिया में कॉमर्स का क्लास चलाता हूं कमलनाथ नगर में। मैं सबसे पहले प्रशांत किशोर जी और उनकी टीम को बेतिया में उनका स्वागत करता हूं। सर, मैं कॉमर्स का शिक्षक हूं, इस नाते एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हमारा जो राज्य है बिहार, तो भारत के पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। और आपने कभी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी बिहार में तो मैं यहाँ से पलायन को दूर करूंगा, तो हमारे वर्कर्स जाके बाहर के राज्यों में काम कर रहे हैं उसको मैं रोकूंगा। सर, मेरा कहना है कि आप उसको कैसे रोकेंगे, क्योंकि हम फैक्ट्रियां लगा करके और सरकारी नौकरियों में लोगों को भेज करके हमारी राज्य की क्या है लगभग 15 करोड़ के आसपास जा रही है। तो न तो हम उतनी फैक्ट्रियां लगा पाएंगे और न ही उतने सरकारी पद सृजित कर पाएंगे। लगता है कि जो जापान है या चाइना है, उनका मॉडल है, उन्होंने जो अपनाया है। और जापान 2 परमाणु बम झेलने के बाद मैंने कहीं पढ़ा था कि 1948 में नेहरू जी की जो सरकार थी उस समय, उसने एक रेल का इंजन दिया था कि आप ले जाइए अपने देश में चलाइए। और आज 60-70 सालों में स्थिति ये है कि हम जापान से बुलेट ट्रेन और बाकी के चीजों को ले रहे हैं। इवन की जो मुंबई में सीलिंग बना है उसमें भी 15-16 हजार करोड़ का लोन हमने लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी भारत है और हमारा जो राज्य है, दोनों ही जगहों में जो बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि मैं नौजवान हूं और मैं बच्चों को पढ़ाता हूं,
उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार नहीं है। बच्चे 95%, 99% ला करके भी बेरोजगार हैं। तो सर उसके बारे में आपका क्या विजन है, जरा उसको सर बताइएगा कि आप कैसे पलायन को रोकेंगे। न तो उतनी फैक्ट्रियां बन सकती हैं, न उतने सरकारी पद आ सकते हैं। तो इस पे सर मैं आपका थोड़ा सा प्रकाश चाहूंगा कि अगर आपने सोचा है देन हाउ यू कैन गोइंग टू रिमूव दिस काइंड ऑफ जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे समाज में। जी, रास्ता और भी कोई सवाल है पीछे की तरफ से? पीछे की तरफ से और भी अगर कोई सवाल है तो आप हाथ उठाएं। मुझे लगता है कि लगभग जो सवाल थे लोगों के मन में वो हम लोग सुन चुके हैं। और प्रशांत किशोर जी, माइक दीजिए। आज मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी सर से हुई है। मैं काफी अर्से से इनके आंदोलन से प्रभावित था। बिहार परिचय मेरा नाम नरेंद्र सिंह, लोग गुड्डू सिंह के नाम से जानते हैं। मैं विकास जी का परम मित्र। आज इनकी बदौलत मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ। मैं ये कहने जा रहा था कि समस्याएं बिहार में बहुत हैं। किसानों की समस्याएं हों, युवकों की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो। आज सबसे ज्यादा आईएएस बिहार के बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी बिहार के बच्चों में है, लेकिन वो बिहार में नहीं रह के दिल्ली या बाहर के कहीं जगहों से अपनी पढ़ाई करके फिर बाहर सेटल करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, जो भी रहा हो। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे मधुकर जी ने बताया किसानों की, जब भी हमारी विकास जी के साथ मीटिंग होती है बुद्धिजीवियों की, उस मीटिंग में मैं हमेशा किसानों की चर्चा करता हूँ, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है बिहार। लेकिन हम अगर तुलना करें पंजाब के किसानों से अपनी, महाराष्ट्र के किसानों से, ये गन्ना प्रधान आज बिहार का सबसे प्रमुख गन्ना प्रधान ये जिला है, जिसमें 600 फैक्ट्रियां हैं शुगर की। फिर भी यहाँ के किसानों की दशा जो है बहुत अच्छी नहीं है। मैं चाहूंगा कि ये सारे विचार जो रखे जाते हैं, हमें सिर्फ यहाँ बुद्धिजीवियों की संगत में बैठाकर इन पर विचार नहीं लिया जाए, हमें एक क्रांति का स्वरूप दिया जाए। हमें कुछ ऐसा करने का, कुछ ऐसा शुरू करें कि जिससे हम हर जिले में एक सरकार का विरोध, जो आज लालू के राज में हम लोगों ने देखा था, उसको लोग गुंडा राज कहते थे। आज नीतीश के राज में अफसरशाहियों को जो गुंडागर्दी है वो चरम पर है। हमें इसके खिलाफ जाना होगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, तब जनता हमारे विचारों से प्रभावित होकर मेरे समीप आएगी। इसलिए हमें ये प्रयास करना होगा। और मैं पीके सर से ये अनुरोध करूंगा कि वो एक बुद्धिजीवियों की मीटिंग के साथ साथ एक आम धारणा, लोगों के विचारों से समझते हुए एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करें। और हम जब तक ये बिहार शुरू से, उन्हें क्या कहते हैं, गांधी जी के आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था, चंपारण से। 1974 जीबी के आंदोलन में भी पहली गोली चंपारण से ही चली थी और पूरा स्टूडेंट एजिटेशन यही थे। तो बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि आज ये एक बैठक हम लोगों की हो रही है। और मैं चाहता हूं कि इसकी भी शुरुआत यही चंपारण से हो और सरकार के नीतियों के विरोध में हम एक क्रांतिकारी कदम उठाएं। आपका मार्गदर्शन हमें मिले। बस, धन्यवाद।
और भी कोई सवाल है मंच की तरफ से? सवाल थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। सबसे पहले तो आदरणीय प्रशांत जी को मेरा नमस्कार है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, सुशील कुमार गंगवाल मेरा नाम हुआ। सर, मेरा सवाल आपसे है कि युवाओं का मुद्दा अभी सबसे ज़्यादा बिहार में चल रहा है। आपने भी गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों के साथ दिया था, वहाँ पे आपने भी बैठा था। तो आज क्या ऐसा हो गया है कि सरकार किसी भी बात को नहीं सुन रही? लगता है सरकार तानाशाह हो गई है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सरकार पर। क्या आप ही सरकार में आएंगे तो इसी तरह का पोजीशन होगा या छात्रों की बात सुनी जाएगी? दूसरा मुद्दा है डोमिसाइल नीति को लेकर के सरकार कभी डोमिसाइल लाती है, कभी हटा देती है, कई तरह का कॉल दिया जाता है। आर्टिकल 16 का हवाला दिया जाता है कि किसी स्टेट में है, किसी में नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है? क्या डोमिसाइल रहेगा या डोमिसाइल को फिर लागू किया जाएगा? धन्यवाद। अब मंच की तरफ चलते हैं। मंच पे नर्मदे ठाकुर जी है जो कि टीचर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात रखें। आज इस सभा के मुख्य केंद्र बिंदु जनमानस के लोकप्रिय और जन सुराज के माध्यम से जनता के दिलों में बसने वाले आदरणीय प्रशांत किशोर जी और मंच में उपस्थित हमारे शिक्षकों के रहनुमा, शिक्षकों के लिए हरदम कदम में कदम मिलाकर चलने वाले हमारे अफाक सर, मंचासीन सभी प्रबुद्ध जनों को और सामने बैठे सभी शहर के प्रबुद्ध जनों को मैं शिक्षक संगठन की ओर से मैं आपका क्रांतिकारी नमन और वंदन करता हूं। प्रशांत सर का अभियान शुरू में जब चंपारण में शुरू हुआ, उस समय हम लोग भी एमजेके कॉलेज में भी आप उनसे मुलाकात हम लोग किए थे। पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि शिक्षक समाज या प्रबुद्ध वर्ग के लोग, मुख्य रूप से शिक्षक को मैं नेतृत्व करता हूं, शिक्षकों की समस्या, ज्वलंत समस्या उस समय समान काम समान वेतन हुआ करती थी। हम लोग प्रशांत सर से मिलते थे और उन्होंने प्रमुखता से इस बात को उठाया और शायद ही कोई पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था या पार्टी का मैनिफेस्टो था जिसमें नियोजित शिक्षक या शिक्षकों के लिए कोई एजेंडा उसमें शामिल था। पहली बार प्रशांत सर ने खुले मंच से कहा कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो निश्चित रूप से शिक्षकों का सम्मान समाज में सबसे अव्वल दर्जा का होता है। एक बार मैं प्रकाश झा का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि शिक्षक का सम्मान एक आईएएस से बढ़ के सम्मान होना चाहिए, इसलिए कि वह समाज के सबसे अंतिम पैदान के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। शिक्षक की सैलरी सबसे अच्छी होनी चाहिए ताकि अपना पूरे तन मन और परिवार के बिना उसके अपने हाल चाल, बिना उसके परिवार के चिंता किए 100% शिक्षकों का योगदान दे सके। प्रशांत सर का यह जनमानस जन यात्रा यह सरकार बदलने का नहीं है, हमको लगता है यह सरकार की व्यवस्थाएं बदल देने के लिए है। जो सरकार की व्यवस्थाएं को बदल दे, जो व्यवस्थाओं के चरम में जो भ्रष्टाचार लिप्त है, आप इसका गवाही पश्चिमी चंपारण का उदाहरण आपने देखा। एक समय था कि बिहार में जंगल राज चल रहा था और आज अफसरों का जंगल राज चल रहा है। तो मैं प्रबुद्धों के नेतृत्व की ओर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप सरकार में आए तो निश्चित रूप से इस अफसरों की जंगल राज को खत्म करना चाहिए। वह सीओ का कार्यालय हो या थानेदारी का कार्यालय हो या कलेक्ट्रेट का कार्यालय या शिक्षा विभाग का कार्यालय हो, अधिकांश जगहों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। और मैं
जब इतिहास को हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम श्री कृष्ण बाबू के भी कार्यकाल को हम याद करते हैं, जो आधुनिक युग का काल कहा जाता था, जहां लगातार फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। उसके बाद हम 1990 से 2005 और 2005 से हम सरकार का कार्यकाल देख रहे हैं, एक भी फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई। आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत समाज को रंग लाने का प्रयास करेगी। हरिवंश राय ने अपने कविताओं में लिखा है कि नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप निश्चित रूप से इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि आप इस सरकार बदले या न बदले, लेकिन आपकी पद यात्रा निश्चित रूप से सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था को बदल देगी। और इसी व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग प्रबुद्ध लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और इतनी मन और विश्वास और लगन से, ताकि यह व्यवस्था बदल जाए। कहा तो नारा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। हम एक बिहारी 100 पर भारी होते हैं, लेकिन मात्र उदाहरणों के लिए होता है। आप चले जाइए गांवों में, हम लोग गांव से भी संबंध रखते हैं। चले जाइए गांव में, हमारे गांव का गरीब दिन रात ट्रेनों से चढ़कर पंजाब, हरियाणा और गुजरात कमाने जाता है। जो किसान दिन रात मेहनत करके अपने परिश्रम से गन्ना का फसल, ईख का फसल उपजाते हैं, उसको उस गन्ना का फसल पर गेहूं का दाम निर्धारण करने के लिए उसको अधिकार नहीं होता है। लेकिन एक कंपनी ब्लेड भी बनाती है, एक पेंसिल भी बनाती है, कंपनी एमआरपी निर्धारित करती है। तो हम आपसे यही आशा और विश्वास करेंगे कि जब आप सरकार में आए तो किसानों की दशा और दुर्दशा उस समय बदलेगी जब अपने खेतों से अनाज पैदा करता है तो वह किसान अपने दाम का निर्धारण स्वयं करे, न कि गन्ना चीनी मिल का मालिक करे। इन्हीं बातों के साथ शिक्षक संगठन की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि सरकार बदले ना बदले, लेकिन आप पर भरोसा और विश्वास है कि यह सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था निश्चित रूप से आप बदल देंगे। इन्हीं बातों के साथ जय शिक्षक समाज, जय प्रबुद्ध समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर शंभू राम जी से कि आप आए और अपनी बात रखें, और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि प्रशांत किशोर जी को भी सुनना है हम लोगों को। मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी का अभिनंदन करता हूं, और मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का अभिनंदन करता हूं, और आप सभी महान आत्माओं का भी अभिनंदन करता हूं जो जन सुराज के तहत आप लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जन सुराज का जो हमारा आधार स्तंभ था आधार स्तंभ जो है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। तो हम लोग सब कोई इसके लिए आए हैं। तो प्रशांत किशोर की एक ऊर्जा शक्ति है। हम जो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी से हम लोग क्यों मांग रहे हैं, मेरा ये कहना है। हम लोग क्यों नहीं प्रशांत किशोर जी बनने का हर कोई कोशिश कर रहे हैं। अगर हर कोई कोशिश करे प्रशांत किशोर जी बनने का, तो सारे भ्रष्टाचार, सारी समस्याएं हम लोग समाप्त कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी 105 साल बाद यहाँ पर एक पद यात्रा शुरू किए थे 1917 के बाद, 2022 में। तो इस पद यात्रा की गरिमा को हम लोग सब कोई बरकरार रखने में कामयाब होंगे तो हमारे सारे अधिकारों का जवाब, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। प्रशांत किशोर जी जा करके वहां जाएंगे तो हमको लिया करके दे नहीं देंगे। आखिर हमारा ही दिया हुआ चीज कोई भी सरकारें हमको देती है। सरकार कोई अपने घर से नहीं देती है। जो सारी चीज हम देते हैं वही सरकार हमको देती है, तो फिर हम ले क्यों नहीं पा रहे हैं? सबसे बड़ा समस्या यहाँ है कि हम लेने में क्यों भ्रष्टाचार है।
जंगल राज था, आज हर ऑफिस में चले जाइए भ्रष्टाचार है। तो हर ऑफिस में भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने आप को खुद भ्रष्टाचार के स्वीकार करने के लिए तैयार है कि भ्रष्टाचार को हम स्वीकार करें। क्यों? हम लोग जब सब कोई प्रशांत किशोर बन जाएंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए मांगने से अच्छा है प्रशांत किशोर जी 105 साल बाद एक मुहिम चलाए, एक ऊर्जा शक्ति लेकर के आए हैं। मेरा यही सुझाव है कि हम प्रशांत किशोर जी से नहीं मांग करके इस ऊर्जा शक्ति को हम लोग अपने अंदर धारण करें, तब हम लोग बिहार की व्यवस्था को, जो हमारा शुरुआती जो सोच थी कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हम लोग कर सकेंगे। तो एक आदमी से नहीं, सामूहिक प्रयास से हम लोगों को करना पड़ेगा। और एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आज आजादी के 75 साल हो गए। ये हमारा पावन भूमि चंपारण है, जो आजादी का यहाँ से शुरुआत हुआ था, आजादी दिलवाने, और हमारा चंपारण ही गुम हो गया। भारतीय इतिहास में चंपारण गुम है तब से लेकर के अभी तक। लेकिन इस बार जो है हमको चंपारण की गरिमा को पुनर्जीवित करना है, जागृत करना है। और आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि 75 साल बाद 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, 1949 में लिखाया था, आज अमृतकाल जो है मना रहा है लोग। आज बताइए इतने लोगों में से हम लोग बुरा कुछ गलती बोलेंगे तो माफ कर लीजिएगा, हम लोग कितना फंडामेंटल राइट के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में? जब हम फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे ही नहीं तो हम अपना अधिकार मांगेंगे किससे? हमारा क्या अधिकार है? यही अधिकार तो है। तो इसमें से हम लोग कितना लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट जो हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे? तो हमारा संविधान जो हक दिया था फंडामेंटल राइट का, हम लोग तो आज तक जानने का कोशिश नहीं किया। हम हक मांग किससे रहे हैं? हम अपना ही समाज, हम अपना ही हक हम दूसरे से क्यों मांग रहे हैं? हमारा हक हमको खुद मिलना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट तो हम लोग जानते नहीं है, हम हक हमेशा मांग रहे हैं दूसरों से। ठीक है, तो बड़ी ये दुख की बात है कि इतने पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हम लोग होते हुए भी फंडामेंटल राइट नहीं जानते हैं, जो हमको अधिकार मिला है। 6 अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में हाँ जी, अच्छा उसमें नहीं बोलेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं चाहते हैं तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जानिए। और एक बात ये भी लास्ट में मैं इन्हीं बातों के साथ समाप्त करता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारा वोट, हर एक व्यक्ति का एक ही वोट होता है, और जो मुख्यमंत्री बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है या कोई मिनिस्टर बनता है, उसका भी एक ही वोट है। तो समस्या कहाँ है? इतना बड़ा मैजिक कहाँ है कि हम अपना एक वोट दे करके हमको कुछ नहीं मिलता, आओ हम पर हुकूमत करने लगता है। तो इस चीज को बदलना है। आखिर वो भी एक ही वोट, कोई 1 करोड़ वोट दे करके नहीं बना है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, हमारा भी एक ही वोट है। तो अंतर क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति अपने लिए वोट देता है और हम उसके लिए दे देते हैं। हम लोगों ने कभी अपने लिए वोट नहीं दिया। जिस दिन हम लोग अपने लिए वोट देना शुरू करेंगे उस दिन हमको किसी से अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है, हमको सारा अधिकार मेरे दरवाजे तक आकर के मिल जाएगा। जो प्रशांत किशोर जी का सोच है, और डोर टू डोर गए हैं, और राजनीति को आप इस बार आपके दरवाजे तक को लेकर के जा रहे हैं, तो आप इस राजनीति में शामिल होइए और अपने हक के लिए ऐसा तैयार कीजिए अपना सोच को कि आपका हक खुद आकर के आपके दरवाजे पर मिले, जिस तरीके से राजनीति आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हम लोग देर हो चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी को बुलाएं, उनसे पहले 2 और हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, और मैं बुलाना चाहता हूं विनोद कुमार मिश्रा जी, बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, बेतिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी हैं, सॉरी
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और संक्षेप में ही अपनी बात रखें, क्योंकि वक्ताओं की संख्या काफी ज्यादा है। प्रधान जी को भी सुनना है। जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। स्वनाम धन्य प्रशांत किशोर जी इस शेर को जीवंत रूप में प्रमाणित कर चुके हैं। जिस क्षेत्र में भी गए हैं वहां इन्होंने अपने इकबाल को लोगों को बुलंदी से मानने के लिए मजबूर किया है। इस चंपारण की धरती पर मैं अपने जिला विधिक संघ की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं जन सुराज की जो कल्पना लेकर के प्रशांत जी आए, तो इनकी पहली मीटिंग आदर्श विवाह भवन मनुआ पुल में हुआ था और मैं भी उसमें शामिल हुआ था। जब सोच सही है तो दिशा सही मिलेगी। मैं प्रश्न सुन रहा था, मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है जिन प्रश्नों का उत्तर पूर्व में प्रशांत किशोर जी ने भरी सभाओं में न दिया हो और आपको उद्वेलित करने का प्रयास न किया हो। यह बात सही है कि कुव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, कदाचार है, बिहार बदहाल है और हम बिहारी इस बदहाली को झेलने के लिए मजबूर हैं। हमारे शब्द मौन हो गए हैं, हमारी हौसला पस्त है, क्योंकि 1917 में महात्मा गांधी, बापूजी वो नहीं आए थे। उनको लाने का काम किया था हमारे यहाँ राजकुमार सुख, हमारे यहाँ शीतल राय, गुलाब शेख। ये आंदोलन इनके अंदर जगी थी, उस आंदोलन को संभालने की क्षमता उनके अंदर नहीं थी, तो उन्होंने एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक के रूप में महात्मा गांधी को इस चंपारण की धरती पर लाया था। मैं विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, उनका एक चैप्टर मुझे मिला जहां एक इंस्टीट्यूशन के बारे में उन्होंने कहा। ये जन सुराज क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। एक सोच इनके मन में आया, उस सोच को इन्होंने संस्था का स्वरूप दिया है और किसी इंस्टीट्यूशन के सफल होने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला, एक प्रिसेप्टर होना चाहिए जो प्रिसेप्टर के रूप में सबको स्वीकार। प्रशांत किशोर जी हमारे सामने हैं। उस इंस्टीट्यूशन का अपना एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, जिस आइडियोलॉजी को जीने में लोगों को अपने अंदर सम्मान का भाव हो, मान उनका बढ़े। मैं समझता हूं कि आइडियोलॉजी भी उन्होंने जो दिया है वो भी हमको तो उद्वेलित करता है कि कम से कम एक व्यक्ति तो है जो बिहार के मूल समस्याओं के प्रति उसकी अपनी दृष्टि है, अपनी सोच है और समझ है। और जैसे तिलक जी ने गांधी से कहा था कि भारत में अगर तुम कुछ बदलाव चाहते हो तो पहले भारत को जानो, भारत को पहचानो। और उसी क्रम में गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था और भारत की समस्याओं से अवगत होने के बाद जो उन्होंने आंदोलन लिया था, आज हम स्वाधीन भारत में सांस लेने के लिए अपने को सुरक्षित पाते हैं। इस
बिहार की असली समस्या समझने के लिए प्रशांत जी भी पूरे बिहार का भ्रमण किया है, लोगों से मिले हैं, वहां के स्थानीय समस्याओं से परिचित हुए हैं। तो इनको बिहार को समझने में कोई परेशानी नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट तीसरा एलिमेंट है वो है कि उस इंस्टीट्यूशन के पास डिवोटेड और डेडिकेटेड वर्कर्स होना चाहिए, मेंबर्स होना चाहिए, जो अगर हम फुल डिवोशन के साथ उस सोच का साथ दें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एक कुव्यवस्था आज बिहार को बदहाल बिहार बना रही है, उस कुव्यवस्था से हम निजात पाएंगे और आने वाला बिहार एक नया बिहार होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं हरबंश राय बच्चन जी की एक कविता के साथ आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस अभियान को ज्वलंत आप लोग बनावें, जागृत करें और जिस सोच, जिस समर्पण के साथ प्रशांत किशोर जी आगे चल रहे हैं उनके लिए हम लोग सहायक सिद्ध हों। आओ आज मुक्ति के प्रज्वलित दीप को जलावें और मानव दास्ता की सारी बंधनें टूट जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा के समापन के बाद आप सभी लोगों को प्रशांत किशोर जी के साथ डिनर करना है, इसलिए आप लोग सभा के समापन तक रहेंगे प्रशांत किशोर जी को सुनने के बाद भी। मैं बहुत ही एहतराम के साथ एडवोकेट अब्दुल हई साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और बहुत ही इख्तिसार के साथ अपनी बात रखें। अब्दुल हई साहब, जोरदार तालियों से इनका खैरमकदम करें। मोहतरम प्रशांत किशोर जी, हमारे मंच पर बैठे बसद एहतराम दोस्तों और सामने बैठे सारे बुद्धिजीवीगण, आपको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। ये एक अभियान है और अभियान का शुरुआत, जैसा कि हमारे अगेंद्र मिश्र जी ने कहा था कि इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी आदर्श विवाह भवन में पद यात्रा शुरू करने का, उसका अध्यक्षता मैं ही कर रहा था। तो वहाँ से शुरुआत हुआ और ये बहुत सारी मंजिलों तक पहुँची है। अभी मंजिल बाकी है, बहुत दूर है। कहना यह है कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरा हौसला करो, हौसला बढ़ाओ। मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ, मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। तो हवाओं के खिलाफ जो दीप जलाया है प्रशांत जी ने, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कानूनी तरीके से जो प्रोग्राम होता है उसमें भी हर्डल पैदा किया जाता है, डिस्टर्बेंस किया जाता है, जैसा कि डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकें, हम धरना दे सकें, हम आंदोलन कर सकें, अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकें और कोई राजनीतिक मंच हो या सामाजिक मंच से अपनी बात को कह सकें। इसमें भी बहुत सारी दुश्वारियां आ रही है, जैसा कि हम लोग ने अखबारों और टीवी के माध्यम से इस बात को हम लोग देख रहे हैं। तो ये भाषण देने की बात नहीं है, एक अज़्म और एक दिल में एक हौसला और एक बुलंद हौसला पैदा करना है ताकि समाज को बदला जाए। और समाज में जो कठिनाइयां हैं, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, जो भ्रष्टाचार है ऑफिसेस में, तो जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा तब तक सरकारें बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। रिलीफ वहीं आपको मिलेगा जब व्यवस्था पर चोट कीजिएगा, अब व्यवस्था बदलिएगा और इस अज़्म और इस इरादा को लेकर हमारे जन सुराज के लीडर कदम बढ़ाया है और
अल्लाह इनको कामयाबी देगी। हम सब लोग इनको साथ देंगे और हमेशा साथ देंगे और बुलंदी के साथ, ईमानदारी के साथ साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रशांत किशोर जी को आमंत्रित करूं। उनसे पहले मैं चाहता हूं कि पटना से हमारे बीच आए बहुत बड़ी शख्सियत प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी है, विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं पटना से आया हूं और पटना का साइंस कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय पीजी में एक प्राध्यापक हूं और जनसुराजी के हैसियत से मैं यहाँ आपके इस चंपारण की धरती पर आया था। मैं तो सिर्फ आप लोगों की तरफ प्रश्न ही करना चाहता था, मैं भाषण नहीं देना चाहता। और अधिकांश प्रबुद्ध जनों ने जो प्रश्न के रूप में आपके समक्ष बातें रखी है वह समाज और शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और अफसरशाही से संबंधित है। मैं उसी प्रश्न का एक अंश मैं करना चाहता हूं कि वैसे तो शिक्षक, मैं खुद भी शिक्षक हूं और शिक्षक के समाज के प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, शिक्षित वर्ग होते हैं। तो जब समाज के प्रबुद्ध वर्ग है, शिक्षक है, तो शिक्षा विभाग में इतनी व्याप्त भ्रष्टाचार क्यों है? शिक्षक से बड़ा तो कोई प्रबुद्ध वर्ग नहीं होता और उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती। बावजूद इसके समाज में शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है आखिर क्यों है? ये सवाल अब इस पर मैं चाहूंगा आदरणीय प्रधान जी इस पर अपनी टिप्पणी देंगे। और भाषण के लिए मुझे बुलाया तो मैं राष्ट्र कवि दिनकर की एक पंक्तियों को आपके समक्ष रखते हुए अपनी बात, सारी बात उसी में समाहित हो जाएगी कि दम ठोक ठेलता है नर जब, दम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। दम ठोक ठेलता है नर जब, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद। हम लोग चाह रहे हैं कि कार्यक्रम का समापन जल्दी करें, लेकिन हमारे मंच पे कई सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं और अगर उनको मौका न दिया जाए तो फिर शायद मंच की भी तौहीन होगी। तो मैं चाहूंगा कमरान अजीज साहब को कि आप आए और 1 मिनट में अपनी बात रखें। आज के इस सभा में शिरकत कर रहे आदरणीय प्रशांत जी और डेस्क पर बैठे सभी मुअज्जज हजरात और इंटेलेक्चुअल्स, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे मन में एक सवाल था और मुझे लगता है वह हकीकत भी है, इसीलिए मैं मंच पे आया भी। हम सारे इंटेलेक्चुअल यहाँ बैठे हुए हैं और बात व्यवस्था बदलने की हो रही है, सरकार की बहुत सारी बातें आई हैं। हम सब इंटेलेक्चुअल अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि हम अपने लाइफ में इतने आइसोलेटेड हो गए हैं कि हमारे पास वोट देने के लिए भी टाइम नहीं है और हम ये कल्पना कर रहे हैं कि हम व्यवस्था को बदल देंगे। दूसरी बात, हमें लगता है कि हमसे ज्यादा कॉन्शियस वोट देने में और डेमोक्रेसी में अपने हिस्सेदारी के लिए एक मजदूरा है जो अपना काम छोड़कर धूप में खड़ा होकर वोट करता है, लेकिन हम अपने क्लिनिक अपने चैम्बर में बैठे होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं, ये देश भी हमारा चैप्टर है, ये मुल्क भी हमें सुधारना है। आप आज से 40 साल 50 साल पहले के राजनीति को देखेंगे, जो अच्छे वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वही लोग सत्ता में जाते थे। आज हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो हिस्ट्री सीटर हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है। हम उस जगह को छोड़कर हट गए हैं और उस जगह को दूसरे लोगों ने भर लिया है। तो भाई, अगर सही में हम लोग प्रशांत किशोर जी के सोच से प्रभावित हैं या इस व्यवस्था को परिवर्तन हम लोग करना चाहते हैं, तो पहले हमें जगना होगा, तभी हम व्यवस्था को बदल सकते हैं।
एक अंतिम बात ये कहूंगा, हम 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम करते हैं, हमारा बेटा कोटा और दिल्ली यहाँ वहां पढ़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग नहीं जगे तो बुढ़ापा में वो हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि ये देश और ये बिहार उसके रहने के लिए सुरक्षित नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि हम अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम जग जाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच जन स्वराज मुख्यालय के कार्यालय प्रभारी और बिहार सरकार में कई बड़े पदों पर रह चुके एनपी मंडल सर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 1 मिनट का समय हमको दीजिए, कुछ सवाल है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको तो जवाब देना था, लेकिन आप अगर सवाल करना चाहते तो 1 मिनट में आप भी अपनी बात रखें। उपस्थित जिला के प्रबुद्धगण, मैं इंक्रोचमेंट किया हूं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। 1 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि बातें चल रही थी, जवाब देने के लिए भी मैं नहीं उपस्थित हुआ था और जवाब सुनने के लिए भी नहीं आया था कि मैं देखूं माहौल में बन गया कि कुछ मैं भी कुछ प्रश्न करूं। यह प्रश्न प्रशांत जी से नहीं, हम सबों के लिए है, मेरे लिए भी है, उत्तर भी आपके पास है। बस इसीलिए मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद मंडल है, जैसा बताए मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ। राशन कूपन वगैरह मेरा नाम चला था, मैं रिटायर्ड ये भी रहा हूँ, 3-4 जगह पद पर रहा हूँ। समय कम है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनेक पार्टियां आई और अपना सरकार बनी और सरकार बनती गई और चलती गई और बिहार की दुर्दशा ऐसी ही है। ये हमारे सारे प्रबुद्धगण यहाँ पर इस बात से सहमत होंगे। मैं भी जब रिटायर के बाद मैं दोबारा नौकरी नहीं लिया, मैं घर पर रह के सोचा कि कुछ करूं, कुछ व्यवस्था को देखूं, बदलूं, कुछ मन में चाह आया, लेकिन चाह के भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी मैं गांव में था। जब प्रशांत किशोर जी एक मुहिम शुरू किए तो मेरे मन में भी सवाल आया। कई बार मैं सोचा, 2-3 महीना काफी मंथन करने के बाद मैं नतीजे पर आया कि चलो मैं जन स्वराज में जाता हूं, जन स्वराज को देखूंगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह भी है आप सभी प्रबुद्ध लोगों से कि आप लोग भी सब जन स्वराज को देखे हैं, समझे हैं। अब तो जन स्वराज काफी आ गया है। अगर कोई इससे बढ़िया कोई विकल्प है व्यवस्था के लिए तो आप हमें भी बतावें कि हम लोग भी, कोई जरूरी नहीं है कि हम जन स्वराज के साथ ही रहें, क्योंकि मन में एक ललक है कि बिहार को बदलें, विकसित बिहार बनावें। तो अगर नहीं है, हमको तो नहीं मिला आज तक विकल्प, अगर विकल्प होगा तो मुझे बताएंगे तो मुझे स्वागत है। अगर नहीं विकल्प है तो हम लोग चलिए, इसमें नुकसान क्या है। माना कि जन स्वराज आएगा, प्रशांत जी कर रहे हैं और नहीं कुछ बन पाया, उससे हमको कोई नुकसान तो नहीं है। जो लोग आए वो भी आए और चले गए, तो एक आदमी इनका भी हम देखें कि एक चीज कर रहे हैं, जरा इसको देखें। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बन जाता है, अगर कोई विकल्प नहीं है तो इस विकल्प को लेके चले और इसको आगे बढ़ावे, क्योंकि अकेले प्रशांत किशोर के बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग सब अगर मिलके नहीं चलेंगे तो फिर ये आंदोलन का रूप नहीं होगा और कोई 20 साल तक अगला प्रशांत किशोर नहीं आएगा बिहार को विकसित करने के लिए। और हमारे आने वाला पीढ़ी हम लोग को माफ नहीं करेगा, कहेगा कि आपके समय में तो एक प्रशांत किशोर आए थे, आप लोग क्यों उसके साथ नहीं दिए। यही कश्मोकश में थे। यदि मेरा प्रश्न आपका प्रश्न है, मेरा उत्तर आपका उत्तर है, यदि लगे देखिए तो चलिए इस मुहिम में साथ होइए और सब लोगों को समझाइए और एक बार हम लोग इस विकल्प को पकड़े। और जो लक्ष्य है जन स्वराज का, सत्ता लेना मेरा लक्ष्य नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन करना मेरा लक्ष्य है। तो व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग शरीक हुए, मुहिम में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव के कारण जिन लोगों को मौका नहीं मिला उनसे क्षमा मांगते हुए बस मैं चंद बातें प्रशांत किशोर जी के लिए कहना चाहता हूं कि जब 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर जी आप ही के पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से चले थे तो लोगों को यह यकीन नहीं था कि एक आदमी इतना पूरे बिहार को पैदल चल सकता है। मेरे जैसे आदमी को भी यकीन नहीं था, लेकिन किसी तरीके से अपने आप को कन्विंस किया और इनके साथ जुड़े। और प्रशांत किशोर जी के साथ जब हम चलना शुरू किए तो इनके अंदर जो एनर्जी थी, तो मुझे लगता था कि यह खुदा की तरफ से दिया हुआ कोई वरदान है, भगवान की तरफ से दिया हुआ कोई वरदान है। क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि उठो ये मंजरे शबे ताब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शबे ताब देखने के लिए,
कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। तो प्रशांत किशोर जी ने जो ख्वाब देखा था वो किसी नींद में नहीं बल्कि खुले आंखों से ख्वाब देखा था। और पूरे बिहार को घूमने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस अज़्म के साथ, जिस संकल्प के साथ ये आगे बढ़े थे, जनसुराज को जिस ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं, हमें यकीन है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि इसी 2025 के नवंबर में आप रिजल्ट देखेंगे कि जनसुराज के लिए जो इन्होंने मेहनत किया है उसका फल आपके सामने होगा। एक बार जोरदार तालियों से प्रशांत किशोर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, आधा लोग तो इसमें जनसुराज का ही है। हम उधर से आते हुए देखे कि तो ज्यादातर लोग इसमें हमको जनसुराज के ही साथी दिख रहे हैं, तो ये लोग फिर हमसे क्या सवाल करेगा। तो मैंने आफाक साहब से पूछा कि भाई इसमें कितने लोग जनसुराज वाले हैं और कितने बाहर वाले थे। कि नहीं, बहुत लोग बाहर वाला भी है। हम 26 महीना के बाद आपके शहर, आपके जिले में लौटे हैं, लेकिन जो लोग बाहर वाले हैं जिन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने भी वही सवाल पूछा जो 26 महीने से जिसका जवाब हम गांव गांव में दे रहे हैं। कोई ऐसा सवाल, 3 लोगों ने अलग सवाल पूछा है, बाकी कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस पर कि पहले दिन भी लोगों ने पूछा, आज भी वही पूछ रहे हैं। तो जो 2 नए सवाल पूछे गए उसका जवाब भी आपको इसी में मिलेगा। किसी ने पूछा दोषी कौन है, और पीछे से किसी साथी ने बताया कि सरकार तानाशाह क्यों है। सरकार तानाशाह इसलिए, दोषी हम और आप हैं। और चंपारण से बढ़िया कौन जानता है कितना कष्ट में आप लोग जी रहे हैं। आप लोग खुदे गा रहे थे अभी, लेकिन आपके विधायक और सांसद पिछला 30 बरस से बदलते नहीं हैं, अब फिर भी आप रोज परेशान भी हैं। इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, कैसे चुनाव होना चाहिए। हम जब चलना शुरू किए तो सबसे पहले रामनगर के एरिया में जब भितिहरवा से हम लोग पहुंचे तो जिससे पूछिए वो यही कह रहा है कि भैया इतना कष्ट है। स्वाभाविक तौर पर लोग तो 5 को 7 को बात बताता है, भैया नली गली नहीं है, राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड में घूस लग रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिला, बाल बच्चा के लिए पढ़ाई नहीं है, या घर में जो जवान है वो पलायन कर लिया। और सब करने के बाद पूछो भैया कौन विधायक है, तो भगीरथ देवी जी हैं, भगीरथी देवी जी हैं। कई बार से हैं, कई बार से हैं, 4 बार से। सांसद महोदय कई बार से हैं, उससे पहले कौन थे, उन्हीं के बाबूजी थे। तो अरे भाई, आपने जवाब खुद ही दिया कि आप कष्ट में क्यों जी रहे हैं। आपको मालूम है कि क्या कष्ट है, लेकिन वोट आप जाकर उसी को दीजिएगा। भाई साहब, शिक्षक साहब महोदय ने पूछा कि सरकार तानाशाह क्यों है, नीतीश कुमार डरते क्यों नहीं है। तो स्वाभाविक है, इसलिए नहीं डरते हैं कि मालूम है कि वोट दीजिए न दीजिए, काम करें न करें, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। थोड़ा बहुत आप लोग गुस्सा में हम लोग आ जाएंगे, 10-20 को सीट घटाओ भी देंगे, तब भी पलट उलट के कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तो तानाशाह इसलिए हैं कि नीतीश कुमार के मन से ये डर खत्म हो गया है कि मेरे काम के आधार पर मुझे जनता मेरा आकलन करेगी। तानाशाह कोई इसलिए हो जाता है कि लालू जी के लड़के को 15 साल यहां पर जंगल राज चलाने के बाद भी ये यकीन है कि हमारे जाति के लोग हम ही को वोट देंगे, और मुस्लिम समाज बेचारा भाजपा से डरकर हम ही को वोट देगा। उसको क्या जरूरत है आपका काम करने का। तो बिहार की दुर्दशा इसी वजह से है। दूसरी दुर्दशा इसलिए है कि आप अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं, और 2 बरस से जितनी बातें आपके मन में आई हैं उसका जवाब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आपने ना उसको जाना, न समझने का प्रयास किया, ना उसके उत्तर से संतुष्ट या असंतुष्ट हुए। मुझे अच्छा लगता अगर आप ये कहते कि प्रशांत जी जाति पर ही राजनीति होती है, और आपने जो जाति को लेकर जवाब दिया है उसमें ये कमी है। आपने ये नहीं पूछा, आपने यही पूछा कि जाति से कैसे निपटिएगा। 2 लाख बार आदमी ये पूछ चुका है, और 2 लाख बार हम उसका उत्तर दिए हैं, आपका भी आज भी देंगे। लेकिन अगर 15 दिन के बाद फिर आएंगे इसी सभा में, फिर आदमी यही सवाल पूछेगा, अच्छा प्रशांत जी जाति से कैसे निपटिएगा। तो इसी जब
चेतना जो है मरी तो नहीं है, दब गई है। इसीलिए तो प्लेटो ने कहा है, ये भी बात हम कम से कम 100 बार कह चुके हैं, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। और राजनीति में भागीदार का मतलब चुनाव राजनीति लड़ना नहीं है। राजनीति में भागीदार होने का मतलब यह है कि जो विषय हैं, सामाजिक राजनीतिक विषय हैं, कम से कम उस पर आपकी चेतना जगी होनी चाहिए। आपकी चेतना जगी होनी चाहिए कि क्या चर्चा चल रही है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन खराब कर रहा है। जरूरी नहीं कि हर बात मान लीजिए, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए। आप यहां आए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो प्रशांत किशोर या जन सुराज से थोड़ा बहुत प्रभावित होंगे, तभी आए हैं। उसके बावजूद आपको नहीं मालूम है कि जाति पर हमने क्या कहा, पलायन रोकने के लिए हमने क्या कहा। आप बताइए क्यों इतनी बड़ी समस्या है? समस्या इसलिए बड़ी है कि जो लोग जन सुराज को पसंद करते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दिन भर वीडियो देख रहे हैं, वो भी आकर वही सवाल पूछ रहे हैं जो उसका जवाब हम 2 बरस से दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, किसी गांव में अगर अनपढ़ कोई महिला है, गरीब मजदूर है, उसको कैसे पता चलेगा? जब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको कैसे समझ में आएगा? इसीलिए व्यवस्था बदलना इतना मुश्किल है। बोलते बोलते हमारे हलक में गांठ पड़ गया। 2 बरस 2.5 बरस में हमारी उम्र 10 बरस बढ़ गई, लेकिन बिहार के आदमी को समझना नहीं है, समझना ही नहीं है। आज भी यही कह रहा है कि हमारे पास तो विकल्प नहीं था। हमारा कहां गलती है? अरे हम यहां सांसद को अपनी गलती से नहीं जिताए, वो तो हमारे पास विकल्प नहीं था। और हम 2 बरस से कह रहे हैं भैया नोटा था कि नहीं था, नोटा था कि नहीं था। मतलब चंपारण के वोटरों के लिए ईवीएम में नोटा था कि नहीं था। कानून तो यही कहता है कि नोटा को ज्यादा वोट मिलता फिर से वो चुनाव होता, तो कहता फिर नोटा को देने से क्या फायदा है? अरे दोनों बात आप ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं विकल्प नहीं था, दोनों खराब हम जानते थे भैया, फिर भी दिए हैं उसी को। काहे विकल्प नहीं था? नोटा को काहे नहीं दिए? नोटा को क्यों नहीं दिए? आप कह रहे हैं कि अब आप आए हैं, अब आप एगो विकल्प दीजिए, आप आगे बढ़िए, हम लोग का जीवन सुधारिए। शंभू जी ने ठीक कहा, आपको आदत पड़ गया है मांगने का। प्रशांत किशोर यहां जाएंगे, हाथ फेल हो जाएगा, मर जाएंगे, तो आप जीवन भर ऐसे ही रहिएगा। आपके और आपके बच्चों की जिम्मेवारी आपकी है कि खाली प्रशांत किशोर की है? एक सवाल भाई साहब ने पूछा कि किसानों, यहां किसान का आंदोलन क्यों नहीं हुआ। इसलिए इस सवाल को पहले ले रहे हैं कि इसका, यह भी सवाल पूछा गया है लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि बिहार में किसान आंदोलन क्यों नहीं होता है, बिहार में कोई किसान नेता क्यों नहीं पैदा हुआ। हर जाति का नेता है, जातियों में उपजातियों के नेता हैं, यहां पर व्यवसायी नेता है, यहां पर शिक्षक नेता है, डॉक्टर नेता है, वकील नेता है, किसान नेता नहीं है। क्यों? किसानों को कहा कि कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में किसान को लेकर या किसान के विषय को लेकर कोई नेतागिरी इसलिए नहीं होती है, कोई किसान नेता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिहार में विशुद्ध तौर पर किसानों की संख्या बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। अब आप कहिएगा इससे कैसे है? हर गांव में हर घर में खेती हो रहा है, उसको समझिए। बिहार में खेती कौन कर रहा है? जिसके पास, किसान वो है जिसके पास जमीन है, वो खेती करता है। तो बिहार में जिसके पास जमीन है वो खेती नहीं करता, वो खेत रेंट पर देता है। ज्यादातर जो जिनके पास जमीन है वो खेत को रेंट पर देता है। तो उसको इससे मतलब नहीं है कि धान का दाम इस बार 1600 हुआ कि 1900 हुआ। उसको मतलब है कि बटाई का हमको आधा रुपया मिलना चाहिए। और जो आदमी एक्चुअली खेती कर रहा है वो किसान नहीं है, वो विशुद्ध तौर पर मजदूर है, जिसने जमीन रेंट पर लिया है और अपने शारीरिक श्रम के एवज में अपने बच्चों के खाने भर उससे उपजा रहा है। वो किसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं बिहार में जो खेती है
वो कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है। जो लोग खेती करता है, जमीन लिया रेंट पर, अगर उसका मजदूरी माइनस कर दीजिए तो बेचारे को 1 रुपया भी नहीं मिलना है। चूंकि मजदूरी नहीं है तो जो महीने भर में मजदूरी करता वो कमाता उतना ही पैसा, उसको उतने पैसे का फसल उसको 6 महीना 8 महीना में मिलता है। और आप सुने होंगे गांव देहात में लोग कहता है कि भैया रोपनी में आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। जब आप सुने होंगे, आप भोजपुरी में भी आदमी कहता है, आप लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं कि भैया आइल बानी रोपनी करे, कमाए खाती लुधियाना जाए या कमाए खाती बॉम्बे जाए। क्यों कहता है? क्योंकि रोपनी करने आया है कि इतना उपज हो जाए कि बाल बच्चा भूखे ना मरे। 6,000 8,000 कमाने के लिए बाहर जाता है। इसलिए बहुत कम आप गांव में जाकर देख लीजिए, हम भी 5,000 गांव में जाकर इस बात को हमारे मन में आया, पढ़ा, हमने समझा, उसके बाद जाकर गांव में भी देखा। अगर 100 आदमी खेती कर रहा है तो उसमें इक्का दुक्का ही ऐसा आदमी है जिसका जमीन भी है और वो खेती भी कर रहा है। तो चूंकि किसान यहां है ही नहीं, इसलिए किसान का आंदोलन नहीं होता है। वैसे भी बिहार के लोगों में आंदोलन करने का ज्यादा कुछ है नहीं। भाई आप लोग बेतिया में बैठे हुए हैं, आपका 1 लाख एकड़ जमीन सरकार ने अध्यादेश जारी करके एक्वायर कर लिया, आधा आदमी का तो घर टूट जाएगा, लेकिन आदमी चिंता में नहीं है, सोचता है कैसे तोड़ देगा, हम ही अकेले थोड़े ना है, टूटेगा तो सबका टूटेगा, टूटेगा तो सबका टूटेगा। अब जिसका टूटेगा कोई तो खड़ा होकर आंदोलन करेगा, तो हम भी पीछे रहेंगे। बिहार में भैया प्रयास किसी को नहीं करना है, बकैती सबको करना है। क्या इंटेलेक्चुअल, क्या बेवकूफ, यहां बकैती बहुत है। गांव में चले, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां बकैती करने वाले लोग ना मिले। बकैती मतलब बुरा बात मत मानिएगा, मतलब ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं कि हमको कम से कम 25-30 आदमी तो जरूर मिला होगा जो पूछा होगा कि भैया इजराइल फिलिस्तीन वाला जो लड़ाई चल रहा है ये कैसे सुधरेगा। मैं आपको हंसी आ रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे सीरियसली लोग पूछते हैं कि भैया आप तो पूरा देश विदेश घूमे हैं, ये फिलिस्तीन इजराइल वाला जो लड़ाई चल रहा है ये गांव में कहा है? ये प्रबुद्ध के मीटिंग में कोई नहीं पूछा। गांव में लोग पूछते हैं कि भैया गाजा का क्या होगा। उसको देखते हैं तो चकित रह जाते, भाई शरीर पर कपड़ा नहीं है। पूछ रहा है कि गाजा और इजराइल का क्या होगा, यूक्रेन वाला भैया लड़ाई कब खत्म होगा। अरे भाई अपना लड़का स्कूल में गया है कि नहीं गया वो चिंता नहीं है। अगर आप उसको टोक भी दीजिए, बाबा आपका लड़का क्या करता है, अरे पढ़ लिख के बचवा बेरोजगार बैठा है, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप यूक्रेन के चक्कर में पड़े हैं। तो कहता है तो ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। आप आए हैं तो सोचे कि पहले समझ लेते हैं, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं। तो जैसे गुजरात में आदमी चाहे भिखार है, गुजरात में चाहे आदमी भिखार है, बिजनेस का लंबा लंबा बतियाता है, वो मिट्टी में ही होता है ये चीज। वैसे बिहार यूपी के गंगा के तट पर रहने वाले लोगों का चूंकि सिविलाइजेशन यही विकसित हुआ है, तो हम लोग के जेनेटिक्स में है। लड़का पैदा हुआ कि उसको राजनीति का समझ हुआ। जहां यहां खड़ा हो जाइए, मोदी तो आए, मोदी के बाद कौन होगा, मोदी के बाद कौन होगा, योगी होंगे कि अमित शाह होंगे। घंटों घंटा चर्चा पे चर्चा, बाप रे बाप। राहुल गांधी का क्या होगा। अरे भाई एक बार अपना भी चिंता कर लो। राहुल गांधी तो अपना चिंता कर लेंगे, हम लोग एक बार अपना भी चिंता कर ले, तभी सुधार होगा। बिहार में पूछने वालों की तो कमी नहीं है, राजनीति की समझ है, लेकिन डायरेक्शन दूसरा चला गया है। ऐसे आप देखिए, खाली बिहार का बात नहीं है, बंगाल में चलिए, बंगाल में आदमी खाए बगैर मर रहा है, लेकिन झगड़ा किए बगैर मानेगा नहीं। आप सुनते हैं ना, बंगाली लोग जाता है, मतलब कोई अगर बंगाली है बुरा नहीं मानिएगा, उनका स्वभाव है कि ट्रेन है 4 बजे तो 11 बजे जाके स्टेशन पर खड़ा हो जाते हैं। तो समाज की उनकी जो पृष्ठभूमि है,
जो दशकों से आप जो देखते समझते आए हैं उसके आधार पर एक परिपाटी बन जाए। अभी तो 5 महीना पहले दिए हैं। भाई साहब ने पूछा है, भाई बिहार में तो सब चीज जाति पर वोट देता है, आप लोग जरा बताइए आप में से कितने लोग मोदी जी के जाति के हैं? भाई कितने लोग मोदी जी के जाति के हैं? अच्छा चलिए मान लीजिए क्या भाई मोदी जी के जाति नहीं, तो सांसद महोदय जो जीते हैं उसके जाति के कितने लोग हैं यहां? चुप। तुरंत आदमी कहेगा भैया वो तो मोदी जी के नाम पर, मोदी जी का करिश्मा है इसलिए दिए हैं। तो करिश्मा है तो जाति नहीं समझ में आता है ना। हिंदू मुसलमान हो जाता है तो जाति नहीं बुझाता है। मोदी का करिश्मा है तो जाति नहीं बुझाता है। पुलवामा हो जाता है तो जाति भुला जाते हैं। बोफोर्स का मुद्दा आया तो जाति भूल गए। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो जाति भूल गए। आगे क्या होगा छोड़िए, जो पीछे 30 साल में होता रहा है, जब भी कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई प्रयास, कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। ये आगे नहीं पीछे की बात कर रहे। 84 में बिहार में सभी जातियों के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। 89 में सभी जातियों के लोगों ने बीपी सिंह को वोट देकर जिताया। 2014 में सभी जातियों के लोगों ने मोदी जी को जिताया। 2019 में पुलवामा के नाम पर सब लोग मिलकर जाकर भाजपा को वोट दिए। तो आगे भी दे सकते हैं। कई आदमी तुरंत कहता है अरे ये तो लोकसभा का नाम एग्जाम्पल दिए, हम न जानते हैं। विधानसभा में ही नहीं होता, विधानसभा में तो जतिये पर वोट पड़ेगा। आप देखिए 2000, एक उदाहरण दे देते हैं, बहुत देरी हो जाएगा, खाना भी खाना है आपको। हम इस पर 1-2 घंटा, जैसे आप हमसे रोज पूछ सकते हैं वैसे हम भी इस पर 2-4 घंटा बोल सकते हैं। जातीय पर रिसर्च किए हुए 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा वाले लोग बिहार में चुनाव जीते। कितना सीट आया? 206। एनडीए को 206 सीट आया। सामने उनका लड़ाई किससे था? लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस, तीनों एक साथ थे। तब नीतीश जी के साथ भाजपा थी। भाजपा में मोदी नहीं थे उस समय, इतना बड़ा ताकत मोदी, अमित शाह संग ये सब नहीं था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लालू जी भी तब जवान थे, ज्यादा उनका ताकत भी था। रामविलास जी भी थे। तीनों लोग एक साथ और नीतीश भाजपा एक साथ। नीतीश भाजपा को कितना सीट आया? 206। लालू कांग्रेस रामविलास जी को कितना सीट आया? 30, 32, 34 एग्जैक्ट। फिर वही कॉम्बिनेशन चुनाव लड़ा पिछला 2020। इस बार फिर नीतीश जी और भाजपा साथ में। इस बार मोदी जी भी थे, अमित शाह भी थे, देश में भाजपा की सरकार भी है और सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास जी उसमें नहीं थे। रामविलास जी तो रहे नहीं। लालू जी भी अब थक गए हैं, उनका लड़का ही नेतृत्व कर रहा था। कांग्रेस भी उस समय देश में राज कर रही थी, अब उससे कमजोरे हो गई है। इसके बावजूद नीतीश भाजपा के कॉम्बिनेशन को 115 सीट आया। क्या हुआ? नीतीश भाजपा के जाति और जाति समीकरण के लोग बिहार छोड़कर चले गए? नहीं। 2010 में 206 सीट इसलिए आया था कि जाति का समीकरण भी था और बिहार का करीब करीब हर व्यक्ति ये मानता था कि नीतीश ने पहले टर्म में अच्छा काम किया है, तो उसने जाति का समीकरण भी है और काम भी है, तो 206 सीट आया है। और 2020 में खाली जाति के समीकरण पर लड़ने गए तो 115 आने में दम निकल गया। तो जाति समाज की सच्चाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति पर वोट नहीं है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। और बिहार के होने के नाते एक बात आप समझ लीजिए कि जाति सिर्फ बिहार में नहीं है। गुजरात में आज से 40 वर्ष पहले खाम थ्योरी था, KHAM। जैसे यहां पहले कहते थे ना कि दलित मुसलमान और सवर्ण वोट देता है कांग्रेस को, वैसे ही क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम कांग्रेस को वोट देता था। बीजेपी ने आंदोलन चलाया खाम थियरी को तोड़ने के लिए, पटेलों को इकट्ठा किया। तो खाम और पटेल बिहार में थे। बिहार का नेता जाके वहां जाति फैलाया था। आप सुने होंगे आंध्र प्रदेश में NT रामाराव का नाम। उन्होंने रेड्डियों को चुनौती देने के लिए, वो खम्मा जाति के थे, तो कम्मा रेड्डी आज तक वहां मारामारी चल रहा है।
कर्नाटक में लिंगायत बोकालिगा में मारामारी चल रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां जाति नहीं है। अगर समाज में जाति सच्चाई है तो राजनीति में भी जाति होगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन अगर आप राजनीतिक नेतृत्व लेना चाहते हैं, राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब आप उठिएगा जगिएगा समाज को सुधारने। क्योंकि ना जाति कभी खत्म होगी ना कभी आप राजनीति कीजिएगा। आदमी कहता है भैया कैसे राजनीति करे, बड़ा जाति है, कैसे राजनीति करे, पैसे नहीं है, बाहुबल बहुत है। तो भैया ना जाति खत्म होगा ना कभी आप राजनीति करने आइएगा। और अगर जाति खत्म हो ही जाए, बाहुबल भ्रष्टाचार खत्म हो ही जाए, तो फिर आपका जरूरत क्या है? जो ठीक करेगा उसी को राजनीति करना चाहिए। तो आपके पास ये विकल्प नहीं है। आप अपनी बुजदिली के लिए, अपने गलती के लिए, हम नहीं आए बिहार में काम करने, तो हम कहते ना हम तो काम करना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, क्या करें? जाति बहुत है। हम लोग बच्चा थे, जब पढ़ने का मन नहीं होता था, बिजली कट जाती थी, मन प्रफुल्लित हो जाता था। पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन करना, बिजली कट गया सोते पढ़ना तो चाहते हैं, लाइनें नहीं है, क्या करें? बिजली आते के साथ 10 बजे से पढ़ेंगे। उसी तरह बिहार के आदमी को, जिसको राजनीति में कुछ करना नहीं है समाज में, कहता हमारा मन तो बहुत है लेकिन बिहार में जगह नहीं है। भैया जगह बनानी पड़ेगी। जब मन बनाइएगा तो जगह अपने आप बनेगा। एक और सवाल भाई साहब ने कहा, आप ट्यूशन व्यूशन कराते हैं, कि आप बता रहे हैं पलायन खत्म कर देंगे, कैसे कर दीजिएगा? जवाब नहीं दीजिए, जवाब दीजिए। तो 1 लाख बार इसका भी जवाब दे चुके। आपने एक बात तो कम से कम अच्छी कही, समझदारी वाली, कि सरकारी नौकरियों से या फैक्ट्री लगाकर रोजगार बिहार में नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है तो सरासर झूठ बोल रहा है। पूरे बिहार में 78 साल के इतिहास में कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी कितना है? 23.25 लाख। मतलब 1.97% बिहार की आबादी है जो सरकारी नौकरी करती है। इसमें चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक सब लोग शामिल है। देखिए समाज कैसे है। 2% ही सरकारी नौकरी है और 40 वर्ष से समाज का हर भाग लड़ रहा है कि हमको ज्यादा आरक्षण मिल जाए। हम आपको कह रहे भाई तुम 100% आरक्षण ले लो, तो भी तो 98% को सरकारी नौकरी मिलना ही नहीं है किसी भी हालत में। देश में औसतन 3% लोग ही सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो 97%, 98% आदमी को तो सरकारी नौकरी है ये नहीं है। अब पूरा समाज लड़ रहा है कि इस 2% में हमको कितना मिल जाए, कितना मिल जाए कि हम आगे बढ़ जाएं। इसीलिए पीछे है। प्रशांत किशोर तो नहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप तो टीचर, आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना जीवन बेहतर चला रहे हैं। और जो सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो एक ही छोटा दरवाजा है, उससे निकलने वाले 1 लाख लोग हैं, तो 90,000 आदमी तो पिसा के मरना ही है, कुछ आदमी निकल पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पलायन के। दूसरी बात हम लोग समझते हैं चीनी मिल चालू हो जाएगा, कोई बड़ा उद्योगपति आके व्यापार शुरू कर देगा तो बेरोजगारी दूर होगा। नहीं होगा। एक चीनी मिल कोई लगा दे, 10,000 करोड़ रुपया लगा दे, उससे कितना आदमी को रोजगार मिलेगा? 2,000, 5,000, 10,000 आदमी। यहाँ 13 करोड़ आदमी है। तो जो हम लोग इसका उपाय बता रहे हैं, दुनिया भर में स्वरोजगार ही एक उपाय है। स्वरोजगार के लिए क्या चाहिए? स्वरोजगार के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है बिहार में है वो पूंजी की अनुपलब्धता। कैपिटल नहीं है। आपको पैसा हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, 4 गो गाय भैंस रख लीजिएगा, 2 गाड़ियां चलवा लीजिएगा, दुकानें खोल लीजिएगा। यहां लोगों के पास पूंजी नहीं है। पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि पूंजी के 2 ही स्रोत हैं। एक पूंजी है जो आप कमाते हैं, खर्चा के बाद जो बच गया वो आपका पूंजी है, और दूसरा पूंजी है बोरोड कैपिटल, जो आप बैंकों से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। आप 20,000 रुपया खर्चा के बाद बचाए, फिर आपको घर बनाने का मन हुआ या मोटरसाइकिल गाड़ी खरीदने का मन हुआ, तो 20,000 रुपया दिए, 1 लाख 1.5 लाख लोन लिए, गाड़ी खरीद लिए। फिर उस कैपिटल को धीरे धीरे आप कमाकर वापस करते हैं।
बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है, वी आर कैपिटल स्टार्व्ड सोसाइटी, मतलब यहां पूंजी नहीं है लोगों के पास। पूंजी इसलिए नहीं है क्योंकि पर कैपिटा इनकम यहां पर 30,000 रुपए से कम है। मतलब 100 में 80 आदमी बिहार में 100 रुपया भी डेली नहीं कमाता है। तुरंत आदमी पूछता है ऐसा कैसे, हम तो अपना मजदूर को 600 रुपया देते हैं, 300 देते हैं। अगर आप मजदूर को 300 रुपए देते हैं तो उस मजदूर के घर में 5 आदमी है तो उसको प्रति व्यक्ति 60 रुपया हुआ। अब वो भी उसको मजदूरी 30 दिन नहीं मिला, 15 दिन मिला, तो 30 ही रुपया उसको प्रति व्यक्ति पड़ा। तो बिहार में सरकारी आंकड़ा बताता है कि 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। तो जो कमा रहा है उसका 90% से ज्यादा उसके खाने में, पेट भरने में ही चला जा रहा है। तो पूंजी उसके पास आएगा कहां? दूसरा जो पूंजी का स्रोत है बैंकों से, जो बात हम लोग नई बता रहे हैं, बिहार के नजरिए से नया है कि पूंजी का जो दूसरा स्रोत है वो बैंकों से मिलने वाला लोन है। वहां पर उसका मेजरमेंट होता है, एक आंकड़ा है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब समाज के तौर पर सब लोग मिलकर कितना रुपया हम लोग बैंक में डाले और बैंकों ने कितना पैसा लोन के तौर पर आपको वापस किया। आपको मतलब व्यक्ति को नहीं, समाज के स्तर पर। देश में यह कानून है कि मोटे तौर पर बैंकों को 70 से 75% पैसा वापस करना है। घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, खेती करने के लिए। तो देश में आरबीआई इसको फॉलो करता है और आपने वेबसाइट पर जाइएगा आरबीआई के तो आपको दिखेगा कि पिछले 15 दिन में देश का सीडी रेशियो क्या था। अभी 74 है। मतलब पूरे देश में जितने बैंक है उसमें जितना रुपया जमा किया गया, अगर 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 74 रुपया ऋण के तौर पर समाज को वापस किया। बिहार में सीडी रेशियो कितना है? 40%। इसका नतीजा क्या है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, सब लोग, आपने, हमने मिलकर बिहार के बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। जितना बैंक आप देख रहे हैं बिहार में, इसमें टोटल पैसा जमा हुआ 4,21,000 करोड़ रुपया। ये टाटा बिरला का रुपया नहीं है, ये बिहार के गरीब जनता का पैसा है। और ऋण के तौर पर पैसा कितना मिलना चाहिए था बिहार को? 2,80,000 करोड़ रुपया। मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने बिहार से ट्रांसफर कर दिया गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 105, 110। तो यहां का पैसा 1990 से लेकर पिछले वर्ष तक जाकर जोड़िएगा आरबीआई के वेबसाइट पर तो करीब करीब 26 लाख करोड़ रुपया, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से आपके हमारे पैसे को बैंकों ने ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। यही वजह है कि अगर आप पैसे वाले भी हैं, बेतिया में रहते हैं, अगर आपको दिल्ली में घर खरीदना है, नोएडा में, आपको नोएडा में लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बैरिया के अपने गांव में घर बनाना है तो लोन मिलने में तकलीफ आएगी, क्योंकि बैंक यहां क्रेडिट नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर ये 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में रहता तो आप अंदाजा, किसी भी जाति के पास रहता, जादव जी के पास रहता कि अति पिछड़ा के पास रहता कि दलित के पास रहता, किसी के पास रहता, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा लोग गाड़ी खरीदते, कितने ज्यादा लोग घर अपना बड़ा बनाते, कितने लोग अपना खेती में नया व्यापार, नया चीज शुरू कर लेते। आप लोग यहां आए हैं, ज्यादातर लोग गाड़ी से आए हैं। इसका असर समझिए। अगर आपको गाड़ी का लोन न मिले तो कितने लोग हैं जो गाड़ी से आए हो, गाड़ी खरीद कर आए होते। कोई ऐसा आदमी यहां नहीं बैठा होगा जो गाड़ी बिना लोन के खरीदा है, मोटरसाइकिल बिना लोन के खरीदे। लोन की ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का तरीका है। लोन अगर आपको न मिले तो जो गाड़ी आप बढ़ी हुई देख रहे हैं, क्यों गाड़ी बढ़ गया है बिहार में? इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोन मिल रहा है। पहले लोन नहीं मिलता था तो पूरा शहर में 4-5 गो गाड़ी था। अब 20-50 हजार रुपए देते हैं, गाड़ी आप फाइनेंस करा के ले आते हैं।
तो हम लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में पलायन रोकना है तो सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकना है। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो जो समझदार बुद्धिमान लोग हैं उस पूंजी का इस्तेमाल करके कोई ना कोई रोजी रोजगार शुरू करेंगे। तो जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। अगर आप घर बना रहे हैं 4 कमरे का, कल अगर 10 कमरे का बनाएंगे तो उसमें ज्यादा प्लम्बर लगेगा, उसमें कोई फॉल सीलिंग बनाने वाला लगेगा, उसमें कारपेंटर को जॉब मिलेगा, उसमें इलेक्ट्रीशियन को जॉब मिलेगा। तो जो लड़का इलेक्ट्रीशियन के तौर पर नोएडा में काम कर रहा है वो बेतिया में काम करने लगेगा। अब आप कहेगा कैसे सुधरेगा? तो बैंकों के पास ये फ्रीडम नहीं है कि मन होगा तो पैसा दिए, मन हुआ तो नहीं दिए। देश के स्तर पर प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है जो हर 15 दिन पर इसका रिव्यू करती है कि सीडी रेशियो मेंटेन है कि नहीं। और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमेटी होती है जो इसको देखती है। लेकिन जैसे बिहार में सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा नहीं सुन रहा है नीतीश कुमार का बात, वैसे बिहार में बैंकर भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो जन स्वराज की ये सोच है कि अगर आप बैंकर्स के साथ मिलकर काम करेंगे तो ये बहुत बड़े स्तर पर करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा तुरंत, मतलब 6 महीने के अंदर बिहार में एक्स्ट्रा। ये बजट का पैसा नहीं है, ये पैसा बिहारियों का है। और ये पैसा जब लोगों के पास चैनलाइज होगा उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, छोटे मोटे रोजी रोजगार बढ़ेंगे। वो जब होगा तो अपने आप पलायन को रोका जा सकता है। दूसरी बात जो कही जा रही है, पलायन रोकने का दूसरा जो लीवर है वो है मनरेगा से कृषि को जोड़ने के लिए। यहां इतनी गरीबी है लेकिन खेती में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो मनरेगा का पैसा आ रहा है वो पैसा कंप्लीट चोरी हो रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि जो आदमी भी कृषक है, खेती करता है, अगर वो नगदी की खेती करने लगे, कंडीशन लगा दिया जाए कि तुम धान गेहूं नहीं, मसाला उगाओ, लहसुन उगाओ, प्याज लगाओ, सब्जी लगाओ, तो तुमको मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। और जो मनरेगा से 10,000 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आ रहा है उसी मजदूर को किसानों को अलॉट कर दिया जाए तो मनरेगा का चोरी भी बंद हो जाएगा। अगर आप किसान हैं तो आप उस मजदूर से काम भी कराइएगा और उस मजदूर को डायरेक्ट पेमेंट भी सरकार करेगी। तो इससे भी कृषि के क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा लोगों को यहीं पर मजदूरी करने के लिए रोका जा सकता है। तो अगर ये 2 काम किया जाए कि लोगों को पूंजी उपलब्ध करा दिया जाए सरकारी गारंटी पर और मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, तो जो मॉडलिंग है यहाँ की, बड़े बड़े दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं, जो हम लोग के साथ कुछ लोग उसमें से काम कर रहे हैं, 1 साल के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ 10, 12, 15 हजार की नौकरी रोजी रोजगार के लिए एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 25 से 35 लाख लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में यहां से मजदूरी करने बाहर गए हैं। स्वेच्छा से जाने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो समझते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा खाए बगैर मर जाएगा, उसकी संख्या 25 से 35 लाख है। तो इन 2 प्रयास से बिल्कुल साल भर में पलायन को रिवर्स किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है, एकदम प्रूवन मॉडल है, इसको किया जा सकता है। अन्य राज्यों ने किया है, ऐसा थोड़ी है कि तमिलनाडु में गरीबी नहीं है, गुजरात में कोई मजदूर नहीं है, लेकिन गुजरात से कोई बॉम्बे मजदूरी करने नहीं जाता है। आप में से कुछ लोग शिवसेना अगर आपने शिवसेना को पढ़ा होगा, जो आप लोग सुनते हैं कि बॉम्बे में बिहारियों को गाली दिया, शिवसेना वाला करता था पहले, आपको ध्यान नहीं होगा। बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना की शुरुआत की तो उस शुरुआत का एक मुख्य मुद्दा था कि मद्रासियों को, जो बॉम्बे में काम करते थे, जैसे अभी बिहारी काम करते हैं, उस जमाने में मद्रासी लोग काम करते थे, मतलब तमिलनाडु के लोग, उनको वहां के होटल से बेरा वेरा का काम करते थे, टैक्सी चलाते थे कि इनको भगाओ, महाराष्ट्रियंस को काम दो। आज स्थिति क्या है?
पूरे बॉम्बे में कोई तमिलनाडु का आदमी बेहरा नहीं है, कोई टैक्सी नहीं चला रहा है, कोई लुंगी वाला धोती वाला नहीं है। लुंगी वालों को भगाने के लिए शिवसेना का आंदोलन हुआ था। आज स्थिति है कि बॉम्बे का आदमी जाकर तमिलनाडु में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता है, राज्यों ने इसको बदल कर दिखाया है, बिहार में भी इसको बिल्कुल बदला जा सकता है। जरूरत है कि जो एविडेंस पूरे दुनिया में देश में है उसका इस्तेमाल किया जाए। अब आप कहिए भाई आप ही को काहे ज्ञान आया है? हमको ज्ञान नहीं आया है। आप बिहार के फिनांस मिनिस्टर को कभी अगर मौका लग जाए तो उनसे जाकर पूछिए कि भैया सीडी रेशियो क्या है। आप लोग कुछ पत्रकार लोग भी बैठे हैं, आपने भी कभी जीवन में ये सवाल पूछा हो तो नहीं पूछा तो अब पूछिए। कि प्रशांत किशोर पागल हो गया है, कह रहा है 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का ट्रांसफर हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहेगा क्या ये होता है भैया, ये तो हमको पता नहीं है, ये कहां से आ गया नया आंकड़ा प्रशांत जी, कौन सी बात है? आपने कभी सुना है सीडी रेशियो का बात बिहार में? कोई नेता बोला हो, कोई बोलता ही नहीं है। ना उसको समझ है ना वो समझना चाहता है। समझ नहीं होना कोई खराबी नहीं है, वो समझना भी नहीं चाहता है। वही बजट आया, वही धोती, वही 5 किलो अनाज, वही नाली गली, 200-400 रुपया का पेंशन, और उसी पर जीवन चलता रहे। हम लोग भी उसी में आदी हो गए हैं। तो यही 2 सवाल हमको अलग लगा, जाति वाली बात बता दी। आपने कहा कि गांधी की तरह आप कुछ प्रयास नहीं कर रहे, तो पहली बात तो हम गांधी हैं नहीं। गांधी गांधी थे। गांधी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना वो भी बहुत बड़ी बात है। गांधी के पद चिन्हों पर चलने की कुपत भी हम में नहीं है। हम लोग तो थोड़ा बहुत कोई जो बात उन्होंने बताई उससे कुछ बात शामिल करके कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम गांधी के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। उसके लिए तो बहुत बड़ा कैरेक्टर चाहिए। ये सब सदियों में 1-2 आदमी कोई पैदा होता है, रोज रोज गांधी पैदा हो जाएंगे, ऐसा कभी संभव है? पूरा दुनिया में, बिहार और देश का बातें छोड़िए, पूरा दुनिया में एक गांधी न पैदा हुए भाई। तो हम उनके पद चिन्ह पर चलने की काबिलियत रखते हैं ऐसा दावा नहीं करते हैं। प्रयास है कि जो बातें उन लोगों ने बताई, बाबा साहब ने बताई, जो गांधी जी ने बताई, उनकी ज्यादातर चीजों को, कुछ चीजों को शामिल करें। आपने कहा कि आप देख रहे हैं समस्या, उसको सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पलायन है। मैं ऐसा समझता हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई अभिशाप है बिहार में तो 2 ही चीज है, पलायन और अशिक्षा। तो शिक्षा के लिए तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पलायन के लिए लोगों को, आप आइए बिहार में, पटना में हमने आश्रम खोला है। बिहार सत्याग्रह आश्रम में 1 लाख बच्चों को चुनाव से पहले, चुनाव के बाद नहीं, जीतने हारने के बाद नहीं, 1 लाख बच्चों को जन सुराज अपने खर्चे पर आवासीय प्रशिक्षण दे रहा है। और उन साथ साथ ये भी कह रहा है कि 5 दिन प्रशिक्षण लोगे तो तुमको 2000 से लेके 10-15 हजार रुपया कमाने का गारंटी भी जन सुराज दे रहा है। हम लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। आप आइए, रोज वीडियो जारी हो रहा है वहां से। आज भी अभी जाइएगा तो वहां कम से कम 500-700 बच्चे उस आश्रम में रह रहे हैं जहां से हम उठ के आए हैं। आज वहीं पर हम रहते हैं और इस चीज को किया जा रहा है। यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देकर 5,000, 7,000, 10,000 रुपया घर बैठे मोबाइल के जरिए वो कैसे कमा सकते हैं, इस चीज को किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे पास उसका सॉल्यूशन है नहीं। शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार दीजिएगा? गांधी जी का अपना तरीका था और गांधी जी की परिस्थिति इसलिए थी कि उस समय उनके पास सरकार नहीं थी। अगर हमको मालूम है कि हम सरकार में आ ही नहीं सकते हैं तो हम यही सामाजिक प्रयास करेंगे। गांधी जी को मालूम था कि भाई अंग्रेजों की सरकार है, तो अगर हमको शिक्षा सुधारना है तो हम ही को स्कूल खुलवाना है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर इस साल सरकार बन जाए तो पूरी स्कूल व्यवस्था को, शिक्षा को सुधारा जा सकता है। तो हम पर है कि हम अपना 10 घंटा 4 को स्कूल चलाने में लगाएं, कि उस व्यवस्था को बनाने में लगाएं जिसमें 4 लाख स्कूल को एक साथ बदला जा सकता है। तो इसीलिए छोटी मोटी चीजों में बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हैं कि गांव में नाली बनवा दीजिए, इनको हॉस्पिटल में एडमिशन करा दीजिए, ये सब काम नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो न लगे, क्योंकि काम करने की सीमा है। सबके पास 12 घंटा ही है।
उसमें आप क्या कर सकते हैं, लेकिन पलायन पर पुख्ता वो मॉडल निकाले हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं कि बिहार के किसी बच्चे को 5, 6, 7, 8 हजार रुपया के लिए न किसी डिग्री की जरूरत है, न कहीं परीक्षा देने की जरूरत है, न बाहर जाने की जरूरत है। आपको भी लगता है कि हम ऐसे हवा में बोल रहे हैं, तो आइए 5 दिन का प्रशिक्षण लीजिए, 6वें दिन से आपके भी अकाउंट में पैसा आने लगेगा। बस बात खत्म, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। आप भी गांव में किसी को जानते होंगे, किसी गरीब आदमी को, 12वीं पास लड़का है, उसके पास स्मार्टफोन है, तो उसको भेज दीजिए, आने जाने का भाड़ा भी देंगे। बेतिया से पटना आने जाने का उसको ट्रेन का, बस का भाड़ा भी देंगे। 5 दिन रहना खाना का व्यवस्था भी करेंगे। मच्छर काटेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पटना में मच्छर बहुत है, उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसको आने जाने का भाड़ा भी देंगे। 5 दिन उसका मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण भी कराएंगे और 6वें 11 दिन बाद, मतलब 5 दिन का प्रशिक्षण और उसके 11 दिन और जोड़ लीजिए, 16वें दिन उसके अकाउंट में पैसा भी पहुंच जाएगा चुनाव से पहले। और इसको टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर 1 लाख बच्चों को ट्रेन कर दिया तो इसी मॉडल को जब सरकार बनेगी तो हर गांव, हर प्रखंड में कम से कम इसी तरह का सेंटर लगाकर लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, किया जा सकता है। मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। YouTube के जरिए इतना पैसा आप कमा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए इतना पैसा आप कमा सकते हैं। जो YouTube चलाता है वो क्या बेचता है? वो चीनी का फैक्ट्री चला रहा है। YouTube जो YouTube का मालिक है वो टाटा, बिरला, अंबानी सबको एक के बार खरीद सकता है। वो क्या बेच रहा है? वो क्या बेच रहा है? वो कपड़ा नहीं बेच रहा है, सीमेंट छड़ नहीं बेच रहा है, मिठाई नहीं बेच रहा है, समोसा का दुकान नहीं खोला है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना पैसा लोग कमा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। उसका टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, पायलट कर रहे हैं, और 1 लाख बच्चों को नौकरी देकर, मतलब नौकरी तो नहीं, लेकिन उनको अपने पैर पर 5, 7, 8, 10 हजार रुपए कमाने की व्यवस्था बनाकर आपको चुनाव से पहले दिखा देंगे। ठीक है भैया, अब सवाल वाल खत्म हो गया। भूख भी लग रहा होगा लोगों को, घर भी जाना है, आधा लोग अंगुआ भी रहे होंगे, तो आप लोग आए, बात सुने। ठीक है, बात तो सब हो गया। इसके बाद आदमी कहता अच्छा हम आपका, बहुत जो प्रभावित भी हो जाता कहता हम मदद कैसे करें? तो भैया मदद करने के लिए कुदाल नहीं चलाना है। हम यहाँ भौंक रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह यही है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रयास ठीक है तो 10 आदमी को आप भी समझाइए, उसी से बात बढ़ेगी, वरना ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी, कोई सुधार होगा नहीं। यहाँ बैठे हुए अगर 200 आदमी हैं, आप 10-10 आदमी का भी जिम्मा ले लीजिएगा तो 2000 आदमी जन सुराज से जुड़ जाएगा। कहना आसान है लेकिन करता कोई नहीं है। बात सुने, घरे गए, बात तो बढ़िया कह रहा है प्रशांत किशोर, लेकिन होगा तब ना, चलिए देखा जाएगा। 80% आदमी जाके यही कहने वाला है। बात पहले तो कन्विंस नहीं थे, लेकिन बात तो सुने तो बात तो बढ़िया कह रहा है आदमी, लेकिन बिहार में होगा थोड़े। अच्छा चलिए देखते हैं क्या होगा। फिर चदर तान के दाल भात चोखा खा के सो गए। तो भैया इतने कीजिए कि 10 आदमी को जोड़िए। ये आज खाली प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, आपकी भी लड़ाई है। अगर आपको व्यवस्था सुधारना है तो आपको भी कंधा लगाना पड़ेगा। खाली हमको सलाह देने से, हमको सवाल पूछने से बात नहीं बनेगी। सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन अगर सवाल के आंसर से आप संतुष्ट हैं तो संतुष्ट होने के बाद खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ इस यज्ञ में अपना योगदान कीजिए। आप सब आए, अपना समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके जो सवाल थे लगभग सभी का जवाब दिया जा चुका है। अब सभा